हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शुभम त्रिपाठी एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है इंग्लिश एजू पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझा था, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम इसका नेक्स्ट सब टाइप जो सीखने जा रहे हैं वो होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो चलिए, हमारा आज का जो वीडियो है वो इसी पर डेडिकेटेड होने वाला है, यानी इसी पर बेस्ड होने वाला है। तो आज हम इसके बारे में सीखते हैं। आज का सब टाइप है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। जिस तरह से आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के रूप में भी जाना था, उसी प्रकार से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के रूप में भी जानते हैं। तो ये दोनों ही नाम आपके सेम है, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। और इसकी जो एक पहचान होती है, जो एक सिंपल आप जिससे एक हिंट जिसको आप कह सकते हैं, जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से वाक्य, किस तरह के हिंदी वाले वाक्य आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखने चाहिए, वो आज हम आपको ये वाली हिंट यहाँ बताते हैं कि जिस तरह से आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं या रहे हैं देखते हैं, उसी प्रकार से अगर किसी वाक्य के अंत में रहा है, रहा था, रही थी या रहे थे, अगर आपको वाक्य के अंत में ये देखने को मिलता है तो आप जाहिर सी बात है कि समझ जाएंगे कि ये वाले वाक्य आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत बनाए जाते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, क्या परिभाषा होती है, किस प्रकार के वाक्य जो है, कौन से वाक्य हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बोध कराते हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी डेफिनेशन के रूप में आप यहाँ देखिए, सेंटेंस लिखा है, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग कॉन्टिन्यूअसली इन द पास्ट। मीन्स ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये हमें इस प्रकार के वाक्यों का बोध कराते हैं जिसमें हमें कोई भी एक्शन, एक ऐसा एक्शन यानी एक ऐसा काम, कोई भी एक ऐसी गतिविधि, कोई ऐसी क्रिया जो चल रही होती है पास्ट में, भूतकाल में, और वो लगातार उस समय, जिस समय की आप ये बात बता रहे हो, उस समय में वो उस ड्यूरेशन में कंटिन्यूअसली चल रही होती है। इस प्रकार के वाक्य आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। तो ये उसकी पहचान है कि देखिए, आप यहाँ देखिए, एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग कंटिन्यूअसली, यानी कोई ऐसा काम जो पास्ट में कंटिन्यूअसली निरंतर चल रहा था उस समय, कोई भी ऐसी घटना, कोई ऐसा कार्य, कोई भी ऐसी गतिविधि, तो वो आपकी किस में आएगी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगी। अभी जब आपके सामने उदाहरण आएंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पे इसका पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स किसी वाक्य को अंग्रेजी में बनाने के लिए, उसके लिए आपको जो एक फॉर्मूला चाहिए होता है, जो एक रूल चाहिए होता है, वो रूल यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। हमेशा की तरह आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो रखा जा रहा है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इसमें आप हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब्स जिसको हम हिंदी में सहायक क्रिया के रूप में जानते हैं, ये आपकी सहायक क्रियाएं हैं। शॉर्ट में हमने इसको एब्रीविएट करके HV लिख दिया है, हेल्पिंग वर्ब हो गया है। उसके बाद आपका V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि आपकी बेस फॉर्म प्लस ING, उसमें आप ING ऐड करेंगे, जिस तरह से आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाया था। फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट के अंत में कोई अन्य शब्द, अदर वर्ड अगर कोई लिखा हुआ है तो उसे आप वहां पर मेंशन करेंगे, ऐड कर देंगे। आप इस फॉर्मूले को देख करके, आप अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर या फॉर्मूला याद किया होगा तो आप देख रहे होंगे उसमें काफी समानता नजर आ रही होगी आपको। सिर्फ एक चीज का जो आपको फर्क दिख रहा होगा वो दिखेगा आपको हेल्पिंग वर्ब का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम सब्जेक्ट के साथ इज MR हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया करते थे,
वहां वही इस वाले वाक्य में यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में इज एम आर की जगह आप वॉज अथवा वर का प्रयोग करेंगे। बाकी सारा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर आपको मिलेगा। इसके बाद अब थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, जिस तरह से हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर के प्रयोग बताए थे कि जो ये इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है वो किस प्रकार से कहां कहां प्रयोग की जाती हैं, उसी तरह से यहाँ पर वाज और वॉज और वर जो है आपका, इन्हें हम कहां प्रयोग करेंगे ये हम यहाँ पर देखते हैं। वॉज जो है वो आपका यूज्ड विद आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। यानी कि यदि आपके वाक्य में मैं, वह, चाहे लड़के के लिए हो, पुल्लिंग के लिए हो या स्त्रीलिंग के लिए, चाहे ही के लिए हो या शी के लिए, चाहे इट के लिए, अथवा सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन कर्ता, एक वचन संज्ञा अगर कोई है तो उस सब्जेक्ट, एक वचन सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का प्रयोग करते हैं। तो आप देखेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि वाक्य में आई है, ही है, शी है, इट हो या फिर आपका एक वचन संज्ञा यानी सिंगुलर नाउन हो, तो ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ हमको वॉज का प्रयोग करना है। अब वर हेल्पिंग वर्ब कहां आती है? वर देख लीजिए, यूज्ड विद यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स। यानी कि अगर आपके सेंटेंस में कहीं यू आ रहा हो, यू मीन्स तुम, वी आ रहा हो, वी मीन्स हम, दे मीन्स वे, या प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स यानी बहुवचन संज्ञाएं, बहुवचन सब्जेक्ट कोई आ रहा हो आपका, तो ऐसी जगह पर आपको वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पे करना होता है। आइए अब थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण हम लेते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पर सेंटेंस जो है, रिया वॉज रीडिंग अ बुक। रिया वॉज रीडिंग अ बुक, ये हमारा जो सेंटेंस है इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम इसको एक बार हिंदी ट्रांसलेशन इसका देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको हिंदी में अगर सेंटेंस दिया होता कि रिया एक पुस्तक पढ़ रही थी और आपसे कहा जाए इस वाक्य को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नियम लगाते हुए, ये रूल अप्लाई करते हुए आपको इसको इंग्लिश में बनाना है, तो कैसे बनता? तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, यानी काम कौन कर रहा है, काम किसके द्वारा किया जा रहा है, तो वो सब्जेक्ट है आपका। सब्जेक्ट यहाँ पर रिया। किताब कौन पढ़ रही थी? रिया पढ़ रही थी। वॉज, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नियम के अनुसार आनी है यहाँ पे। अब वॉज क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है, यहाँ पर एक इंसान, एक बच्ची यहाँ पे क्या पढ़ रही है? किताब पढ़ रही है। तो यहाँ पर कर्ता जो है एक वचन होने के कारण यहाँ हेल्पिंग वर्ब आप सिंगुलर वाली लगाएंगे, यानी वॉज लगाएंगे। फिर नियम कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आपकी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए रीड होती है। रीड मीन्स पढ़ना। पढ़ने में नियम के अनुसार क्या जोड़ना पड़ेगा? आईएनजी। तो ये बन गया रीडिंग अ बुक। अ बुक जो है आपकी ऑब्जेक्ट है, यानी रिया क्या पढ़ रही थी? बुक पढ़ रही थी, तो बुक आपका यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में अप्लाई हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, यानी दे मीन्स वे, वर मीन्स आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब प्लेइंग खेल रहे थे, फुटबॉल इन द ग्राउंड मैदान में। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है दे, यहाँ पर रिया एक वचन था तो हमें वॉज लगाना पड़ा। जैसे ही आपका वे का मतलब एक से अधिक लोग, तो बहुवचन करता हो गया, यानी फुटबॉल काफी सारे लोग खेल रहे थे, एक से अधिक लोग खेल रहे थे, तो यहाँ पर हम वे का प्रयोग करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर वे का प्रयोग किया, दे लगाया, दे के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी? वर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यह नियम कहता है कि वर किसके साथ आता है? या तो यू के साथ आता है, अथवा वी के साथ, अथवा दे के साथ, अथवा प्लूरल नाउन के साथ। तो इनमें से कोई भी आपको अगर सब्जेक्ट आपका मिलता है रखा हुआ,
तो आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, वर्ब। फिर नियम कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले। प्ले मीन्स आप जानते हैं खेलना होता है। प्ले में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, आईएनजी, तो हमारा बन गया प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। तो फुटबॉल क्या खेल रहे थे, फुटबॉल, तो फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और इन द ग्राउंड अलग से इसमें एडिशनल जो दिया हुआ है वो आपका अदर वर्ड में आ जाएगा और वो यहाँ पर हम रख देंगे। तीसरा वाक्य देखते हैं उदाहरण के रूप में। जो तीसरा वाक्य दिया गया है, माई मदर वॉज कुकिंग फूड। मेरी माँ, माई मदर, माई मतलब मेरी, मदर मीन्स माँ, वॉज, वॉज क्यों लगेगा, वॉज इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे माई मदर जो है, माई मदर आपका एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात चल रही है, यानी मेरी माँ की बात चल रही है, एक माँ की बात चल रही है यहाँ पर। तो चूंकि अकेली माँ बना रही है खाना, तो यहाँ पर माँ मदर के साथ में आपको माई मदर जो आपका सिंगुलर नाउन हो गया, इस सिंगुलर नाउन के साथ आपका क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज। माई मदर वॉज कुकिंग, देखिए कुक, कुक मीन्स पकाना, कुक में आईएनजी लगा दिया तो बन गया कुकिंग, और ये आ गया आपका फूड। तो फूड आपका क्या पका रही थी, फूड पका रही थी, भोजन पका रही थी, भोजन आपका ऑब्जेक्ट आ गया, और कुक आपकी क्रिया होती है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कुक होती है, और उसमें आईएनजी जोड़ने पर कुकिंग बन जाता है। चौथे उदाहरण पे आते हैं, देखते हैं। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन यू कॉल्ड मी, मतलब मैं टीवी देख रहा था जब तुमने मुझे बुलाया। तो अब देखिए यहाँ पर आई जो है आपका सब्जेक्ट सिंगुलर यहाँ पर है, इसको सिंगुलर के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे इसके साथ वॉज लग रहा है। तो आई के साथ यहाँ पर वॉज, क्योंकि यहाँ पे देखो आई के साथ ये वॉज दिखा रहा है, आई वॉज, वॉच, वॉच आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो यहाँ पर इसमें आईएनजी लगने पे ये बन गया वॉचिंग। टीवी आपका ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, और इसके बाद ये व्हेन यू कॉल्ड मी जो लिखा है आपने वो आ जाएगा आपका अदर वर्ड में। तो इस तरह से बन जाएगा आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन यू कॉल्ड मी। इसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर फिफ्थ एग्जाम्पल, ही वॉज पेंटिंग अ पिक्चर येस्टरडे। ही मतलब वह पेंटिंग, एक पिक्चर को पेंट कर रहा था, पेंटिंग कर रहा था, एक पिक्चर बना रहा था, रंग भर रहा था उसमें, कब, कल, बीते हुए कल की बात हो रही है क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है बीते हुए कल की बात चल रही है। तो यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। वह एक पिक्चर पेंट कर रहा था, एक तस्वीर पेंट कर रहा था कल। तो अब देखिए आप यहाँ पे ही जो है आपका सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे नियम कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट में ही है तो उसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, वॉज लगानी है। उसके बाद ये आपकी मुख्य क्रिया हो गई पेंट, पेंट में आपने आईएनजी लगा दिया, देखिए मुख्य क्रिया आपकी पेंट हो गई। पेंट यानी किसी चीज में रंग भरना, पेंट करना, उसको पोतना, और उसमें आईएनजी लग गया तो बन गया पेंटिंग। पिक्चर, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, क्या पेंट कर रहा था, पिक्चर पेंट कर रहा था, एक तस्वीर पेंट कर रहा था। और यस्टरडे आपका अदर वर्ड के रूप में यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 5 उदाहरणों की मदद से ये जाना कि किस प्रकार से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में इस तरह से उनका फॉर्मेशन करते हैं, उनके वाक्यों का, उनके सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके बाद हम अगले सब टाइप को लेकर के आपके सामने एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इसी तरह सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।